एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की जुबानी, भाग 9। पिछले कुछ अंकों में मैंने अपने विद्यालय राम मोहन राय सेमिनरी के बारे में कई सारी बातें बताई आपको, और वहाँ से जो मैंने सीखा उसके क्लासरूम के अलावा उसकी मैंने चर्चा की। स्कूल के मैदान में जो गतिविधियाँ होती थीं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और क्लासरूम के अंदर में पढ़ाई के अलावा जो कुछ हुआ करता था, चाहे वो टिफ़िन के समय की ट्रे आ रही हों या अन्य चीज़ें हो रही हों, उसके बारे में उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। क्लास में कई सारी शरारतें बच्चे किया करते थे, और मैं सामान्यतः शरारतों में कभी शामिल रहा नहीं, लेकिन उन शरारतों को मैंने एंजॉय ज़रूर किया। उसमें से भी कुछ शायद लर्निंग हुई ही होगी। और इस सिलसिले में कुछ बातें याद आ रही हैं, वो मैं उसका थोड़ा बता दूं। मेरे क्लास में एक मित्र था मेरा, क्या कुछ नाम था मुझे अभी ध्यान नहीं, महेंद्र शायद नाम था। वो बहुत ही इनोवेटिव किस्म की शरारतें करता था। तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। वो एक दिन कुछ मैग्नेट लेकर के आया, और कैसा मैग्नेट की शक्ल कैसी थी कि जैसे अपना वो नट होता है जिसके अंदर नट बोल्ट होता है, तो वो जो छेद बीच में और कुछ 6 पहला या 8 पहला उसका क्रॉस सेक्शन होता है और बीच में छेद होता है, उस तरीके का बड़ा समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा समझ लीजिए, और बीच में से कटा हुआ। तो यानी आप मान लीजिए अष्टभुज बनाइए, अपना चित्र बनाइए, कॉपी के ऊपर अष्टभुज बनाइए, और उस अष्टभुज की एक भुजा को आप बीच में से और थोड़ा गैप कर दीजिए, और आप सोचिए कि वो उस शक्ल का वो पूरा मैग्नेट रहा था। और वो जो गैप है, उस गैप के ऊपर वो एक सिक्का लगा देता था, कुछ 98 का या 1 रुपये का जो सिक्का होता था, वो सिक्का लगा लेता था और हाथ में पकड़ करके बैठ जाता था। बीच में क्लास के बीच में कहीं पर उस अपनी सीट रखता था, न सबसे आगे न सबसे पीछे, और फिर हाथ में वो लेकर के मैग्नेट और जो सिक्का उस गैप के ऊपर लगा है, तो उस गैप के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा निकलता था वो, क्योंकि वो जो गैप था वही उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव थे, तो वो सिक्का उसके ऊपर चिपकता था। लेकिन चूंकि वो उस प्रकार का इंक्लाइंड उसके फेसेस हैं, तो उस गैप के बाद जो सीधा सिक्का चलेगा तो आगे गैप बनेगा। तो एक साइड से उसको वो अंगूठे से सिक्के को दबाता था, जिससे वो लीवर की तरह उठता था, और फिर छोड़ देता था, तो चुंबक के आकर्षण के कारण से सिक्का फिर से जाकर के गैप के ऊपर बैठ जाता था, और वो बैठते समय में एक टक की आवाज़ करता था। तो जब भी ये अपना अंगूठे से सिक्के के एक किनारे को दबाए और दूसरी तरफ से सिक्का उठे और उसके बाद इसको छोड़े, उस सिक्का ठक से जाकर के चुंबक पर बनता था। तो क्लास हो रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सब कुछ शांत है, और अचानक से कहीं बीच में से ठक की आवाज़ आती है, और शिक्षक जो हैं वो चुप होकर के देखते हैं कि ये किसने आवाज़ पैदा की, और कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तो हाथ में चुंबक को लेकर के शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं सभी बच्चों के बीच में। तो ऐसा बीच बीच के अंदर में वो कई बार को किया करता था बदमाशी, और जो मित्र मंडली थी वो तो जानती थी कि वो क्या कर रहा है, तो सब लोग मुस्कुराते थे, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का संकेत नहीं देता था कि ये किसने किया और कैसे नहीं किया। इसी प्रकार से एक बार उसने बड़ी शरारत की कि हमारे क्लास में जो बैठने की सीटें होती हैं उसमें से कुछ टूटी फूटी सीटें थी, कुछ टूट गई थी, 2-3 सीटें जो ऐसे ही पड़ी थी, तो उसमें से एक तख्ते को लेकर के और उसके बीच में बाकायदा रस्सी बांध करके, और फिर उस रस्सी को जो अपने बेंचेस के कॉलम्स हैं उसके अंदर से घुसाते हुए आगे तक उस रस्सी को लेकर के आना, और फिर जहाँ बैठे हैं वहाँ से रस्सी को खींचना, और रस्सी खींचने से वो जो पटरा ज़मीन पर पड़ा हुआ है वो खड़ा हो जाता था, जब इधर से रस्सी खींचता था वो बालक, और फिर रस्सी को जब छोड़ता था तो इतना बड़ा पटरा जब ज़मीन के ऊपर पड़ता था तो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ होती थी, और सबसे पीछे था वो पटरा,
और ये क्लास में बीच में बैठ करके और ये रस्सी से उसको कंट्रोल कर रहा था, और वहाँ कोई नहीं था, जहाँ पढ़ रहा था वहाँ कोई नहीं था, कोई विद्यार्थी नहीं था आसपास में। तो शिक्षकों को जब आवाज़ आती थी तो एकदम पीछे से आती थी, लेकिन पीछे कोई वो होता ही नहीं था स्टूडेंट जिसको जा करके वो कहे कि तुम क्यों खटपट कर रहे हो। और आगे जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो शिक्षक पूरा भ्रमित हो जाते थे और किसी को भी सजा उसके कारण से नहीं मिलती थी। तो पूरे क्लास में 1-2 बार उसने ऐसा कर दिया और उसका पूरा आनंद उठाया। तो ऐसे क्लासरूम के अंदर भी कई सारी नॉन एकेडमिक गतिविधियां होती थीं, और उन नॉन एकेडमिक गतिविधियों को भी ऑब्जर्व करना और उसमें से भी कुछ शायद सीखा ही होगा मैंने, ये सब चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। आज मैं फिर वापस अपने परिवार की तरफ आता हूँ और कुछ परिवार की कहानियाँ बताता हूँ। मैं वापस फिर स्कूल में आऊँगा और एकेडमिक्स में क्या हुआ उसकी भी चर्चा मैं करूँगा। तो 1960 में हमारे परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ। किरण जी हमारी भतीजी, 1960 के अगस्त महीने में उनका जन्म हुआ, और घर में एक नए सदस्य के आने के कारण से सारा माहौल खुशनुमा और सारा जो रूटीन है परिवार का वो बिल्कुल अलग किस्म का हो गया, और बहुत ही बढ़िया वातावरण, और सभी लोग बहुत ही प्रसन्न। हमारे पिताजी जो थे वो उनके साथ में बहुत सभी का बहुत स्नेह था किरण जी के साथ में। और जब वो बहुत छोटी थी शुरू के अंदर में, तो जब कमरे के अंदर पिताजी को आना होता था मेरे, तो बाहर से मुनिया टुनिया ऐसा बोलकर संकेत देते थे कि मैं अंदर आ रहा हूँ, किसी को अगर कुछ उठना बैठना है, अपने कपड़े पर संवारने हैं तो कर लो, ठीक मैं आ रहा हूँ अंदर। और फिर मुनिया टुनिया करते हुए अंदर आकर के किरण जी से बातें करना शुरू करते थे वो। तो किरण जी को उस समय, मैं 8 वर्ष का था, क्योंकि 1952 में मेरा जन्म है और 1960 में किरण जी का जन्म है, तो मैं 8 वर्ष का बालक था, और इसलिए उसी कैटेगरी में था ऐसे कह सकते हैं। बाकी सब तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, मैं ही था जो कि थोड़ा बहुत किरण जी के समकक्ष कहा जा सकता था। तो हमारा किरण जी का बड़ा अच्छा तालमेल बना था, और एक एक चीज़ जैसे जैसे किरण जी सीखती गई, बैठना या पलटी करना या बोलना या चीज़ों को समझना या खड़े होना या चलना, एक एक चीज़ जैसे जैसे वो सीखती गई, बड़े हो करके फिर बातें करना, फिर वो चाय बनाना, रसोई में काम करना, लोगों को संबोधन करना, वो सारा लर्निंग प्रोसेस उनका बहुत क्लोजली मेरे आंखों के सामने से गुजरा। और उस समय तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन जब टीचिंग में आया तो उसने भी मेरी बड़ी सहायता की, क्योंकि एक नेचुरल लर्निंग कैसे होती है, लोग सीखते कैसे हैं, जो एक शरीर के अंदर की स्वाभाविक प्रक्रिया सीखने की है वो क्या होती है, वो किसी आप बच्चे को क्लोजली अगर ऑब्जर्व करें कई शुरू के 3-4 सालों के अंदर में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। टीचिंग के समय बहुत काम आती है वो, क्योंकि टीचिंग के समय हम कुछ सिखाना चाहते हैं, और जो सीखने की अपनी प्रक्रिया मस्तिष्क के अंदर है वो अगर मुझे मालूम है तो फिर हम बहुत दक्षता पूर्वक, बहुत इफिशिएंटली चीज़ों को सिखा सकते हैं। और वो अगर नहीं मालूम है, सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है शरीर के अंदर, वो अगर नहीं मालूम है और हम सिखाने की कोशिश करते हैं किसी खास प्रकार से, तो फिर वो कितना उसमें से सीखना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें संदेह होता है। तो हर स्टेज के ऊपर हम जिंदगी से जो सीखते हैं वो बाद में हमें बहुत काम आ सकता है, अगर हम उसको ठीक प्रकार से याद रखें, ठीक प्रकार से उसका उपयोग करें तो बहुत काम आ सकता है। तो किरण जी का हुआ, उसके 2-2.5 साल के बाद फिर उनकी छोटी बहन ज्योति जी वो आई, तो उनके साथ में भी बहुत ज़बरदस्त संबंध रहा हम लोग का। एक समझिए कि जो बच्चों का ग्रुप कह सकते हैं, तो मैं तो बच्चों के ग्रुप में आया करता था, क्योंकि उसके बाद तो बहुत बड़ा सा गैप था। तो ये हो गया। उसके और 2.5 साल के बाद 1965 में और हमारे प्रभात जी जो हैं भतीजे, उनका जन्म हुआ। प्रभात जी अभी जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं।
तो आज की एक छोटी सी कहानी में प्रभात जी के जन्म से संबंधित आपको 2 कहानियां बताने की कोशिश करूंगा। एक कहानी तो पूरी बता दूंगा, दूसरी शायद पूरी ना बता पाऊं। जब प्रभात जी का जन्म जिस दिन होना था, जिस दिन हुआ, उस दिन कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हमारी भाभी को एकदम आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत आन पड़ी। और चाई टोला की पतली गली के अंदर से कोई कार या एम्बुलेंस वगैरह को बुलाना कठिन था। तो फिर जब फ़ोन वोन करके एम्बुलेंस बुलाई गई तो वो सड़क पर, मोड़ पर, अशोक राजपथ की जो चाई टोला की मोड़ थी, वहाँ जा कर के वो रुकी एम्बुलेंस। और फिर स्ट्रेचर लेकर के उसमें से लोग आए। और चूंकि ऊपर के कमरे में से लेकर के जाना था और सीढ़ी बड़ी पतली थी, तो स्ट्रेचर पर डाल करके बड़े टेढ़े मेढ़े करके किसी प्रकार से उनको उतारा गया। और दोनों जो बच्चियां थी हमारी, किरण और ज्योति, वो ये सारा दृश्य देख करके रोने लगी कि उनकी माँ को किस प्रकार से, कैसे कठिनाई से और कष्ट से लोग ले जा रहे हैं। तो वो रोने लगी। और फिर सीढ़ियों से उतार करके और पूरी गली अशोक राजपथ तक स्ट्रेचर पर ले करके लोग उनको गए। और परिवार के जितने बड़े सदस्य थे उस समय में, वो सबके सब हॉस्पिटल चले गए उस एम्बुलेंस के साथ में। और बच गए कौन? तो मैं, किरण और ज्योति। तो जब नीचे उतरे घर से और अपने उसमें गली में वो सब लोग चले, तो उस समय मैं भी उनके साथ मोड़ तक गया। और ये दोनों बच्चियां बिल्कुल सड़क के ऊपर अपने सीढ़ियों के इस पर सीढ़ी से चढ़ करके, जो एक घर में घुसने का बरामदा था उसके ऊपर, दोनों वो जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि पूरा जो दृश्य इन्होंने देखा था वो उस प्रकार का था। और मैं मोड़ तक गया। जब सब लोग चले गए तो 2 आने मुझे दिए थे मेरे पिताजी ने कि आप यहाँ से, मोड़ से तुम बिस्कुट खरीद लो, क्योंकि बच्चों को बिस्कुट खिला करके चुप कराना होगा। इसीलिए मैं मोड़ तक आया भी था बिस्कुट खरीदने के लिए। और फिर वो लोग चले गए। 2 आने का मैंने बिस्कुट खरीदे। बिल्कुल मोड़ पर ही एक दुकान थी। सबसे पहले मोड़ पर तो एक हलवाई की दुकान थी और उसके बगल में एक छोटी सी परचून की दुकान थी। वहाँ से मैंने वो बिस्कुट खरीदा और वो बिस्कुट खरीद करके मैं भागा आया। ये दोनों बच्चियाँ अभी भी बहुत जोर जोर से रो रही थी। एक तो 2.5 साल की ही थी और एक 5 साल की थी। तो दोनों को मैंने अपनी दोनों तरफ गोद में उठाया, दाहिनी तरफ एक को, बाईं तरफ एक को, और उनको लेकर के घर के अंदर गया और फिर ऊपर गया सीढ़ियों से। और फिर उन लोगों को चुप किया उनके साथ में, चूँकि पहले से ही मेरे साथ में बहुत अच्छा उनका तालमेल था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं हुई। और बिस्किट वगैरह खिला करके उनको हमने चुपचाप कराया। इसके बाद प्रभात जी के जन्म के कुछ दिन के बाद जो पूजा होती है, उस पूजा में मिर्जापुर से मेरी जो छोटी बहन है उनको बुलाने की बात हुई। मेरी छोटी बहन यानी मेरी जो 2 बड़ी बहनें हैं, उनमें जो छोटी बहन है जिनकी शादी 1961 वगैरह में हुई थी, 60-61 में, वो मिर्जापुर उनकी ससुराल थी और वहाँ रहती थी। तो ये था कि यहाँ से किसी व्यक्ति को जाना है वहाँ मिर्जापुर और उनको वहाँ से लेकर के आना है। कौन जाए? तो फिर हरीश जी ही उपलब्ध थे जाने के लिए। 13 वर्ष की उम्र थी मेरी, 1965 का ये वाकया है। और पहली बार ट्रेन से कहीं पटना से बाहर अकेले जाना, ये उसका एक्साइटमेंट था और ये उसका मुख्य बिंदु था। और मुझे तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई कि जब यात्रा करते हैं तो क्या करना और क्या नहीं करना, और किन की सावधानी कैसे बरतना, और दूसरे शहर में अकेले जाते हैं तो वहाँ रिक्शे वाले से कैसे बात करना, और कैसे सारी ट्रेनिंग मेरे को यहाँ पर दी गई। और फिर एक सफ़ेद रंग का जूता खरीदा गया मेरे लिए, कुछ 5-6 रुपये का। और 15 रुपये की धनराशि मुझे दी गई। यात्रा में जा रहे हैं तो पास में पैसे होने चाहिए इसके लिए। हालांकि वो रिजर्व ही था कि कुछ ऐसी ही परिस्थिति आन पड़े तभी उसका उपयोग होगा, वरना उसका उपयोग होना नहीं था। और खुदरा कुछ आने और कुछ 1-2 रुपये हमें अलग से दिए गए थे रिक्शे वाले वगैरह के लिए, वो अपने कमीज की जेब के अंदर में। और वो जो 15 रुपये थे वो एक सफ़ेद लिफाफे में रख
करके और जूते के अंदर में रख करके और मुझे पहना दिया गया था, और ऐसा करके, और ये जूता खोलना नहीं, जब तक घर पहुंच जाओ तब तक खोलना नहीं जूता, और जब घर पहुंच जाओ तो खोल करके और अपनी बहन जी को वो पकड़ा देना कि ये आप रखो 15 रुपये। तो ये सब तैयारियां हुई। ट्रेन जो थी वो तूफान एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रात को चलती थी, कुछ 8 बजे के आसपास उसका समय था, और मिर्जापुर पहुंचने का समय उसका 2 बजे था। तो मुझे बड़ी कड़ी ताकीद की गई थी कि सोना नहीं, रात का सफर होगा, सब लोग सो रहे होंगे अगल बगल में, तुम्हें भी बहुत नींद आएगी, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि सोना नहीं, 2 बजे मिर्जापुर उतरना है, खिड़की में से देखते रहना, जैसे ही मिर्जापुर का स्टेशन आए तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। तो कहीं सो गए और मिर्जापुर निकल गया तो फिर उसके बाद बड़ी आफत होने वाली है। ये सब ट्रेनिंग दे करके मुझको उस ट्रेन के अंदर में बिठाया गया, स्टेशन पर छोड़ने के लिए भैया आए थे, और फिर ट्रेन चल दी। और ट्रेन चलने के बाद क्या हुआ आगे, ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे।